हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मीनर्स। और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैंने आपको ऑलरेडी रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है। वो चैप्टर पढ़ाना है तो मैं पढ़ा भी दूंगी, पहले आप इस चैप्टर को देख लें। आज मैं क्वेश्चन इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के और जीके क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको। तो आपका जो सेशन है वो कितने बजे कराऊँ बताइए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी मैं कराना चाहती हूँ और रिप्रोडक्शन और जीके का भी कराना चाहती हूँ। तो ऐसा कर रहे हैं, हम 2 घंटे का रखेंगे। सबसे पहले मैं जीके का कराऊंगी या फिर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का करा दूंगी। 8 से 10 तक होगा, 2 घंटे का लाइव सेशन होगा। ओके, तो हम देख ले रहे हैं। चलिए फर्स्ट आपका देखिए, आपका इसमें पढ़ना क्या है इस वाले पैराग्राफ में। तो इस चैप्टर में ओवरऑल है क्या बेटा, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपको जो आपकी रिप्रोडक्शन की जो हेल्थ है वो कैसे रखनी है, एक मेल की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, एक फ़ीमेल की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड के लिए क्या करना चाहिए हमें, फैमिली प्लानिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, और जो RCH है अपना रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ डिसीज़ हैं, STI है आपकी, STI जो जैसे हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं आपके, इसमें इस चैप्टर में आएंगे। और आपकी क्या क्या आएंगे इसमें, इसकी आर्ट आएगा इस चैप्टर में लास्ट में। देन आपके कुछ मेथड्स आएंगे कि आपको कैसे प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंट करनी है ओवुलेशन को, या फिर कम बच्चे कम पैदा हों। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्टली आप देखोगे इसमें हु, तो हु की इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्या डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन याद रखोगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु। ठीक है, ये हु की आपकी हो गई फुल फॉर्म। फिर देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन आर टोटल, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है मीन्स आर टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे देखिए, मैं बड़ा कर ले रही थोड़ा सा आपके लिए, जैसे कि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। कि जैसे देखिए फिजिकली आप सही होने चाहिए, इमोशनली भी आप सही होने चाहिए, और बिहेवियरली आपका जो बिहेवियर है वो भी सही होना चाहिए, सोशली भी। मतलब चारों एस्पेक्ट्स में आप क्या करोगे, आप रिप्रोडक्शन के लिए वेलबींग होना चाहिए, मतलब अच्छे से आपका बिहेवियर होना चाहिए, इमोशनली आप अच्छे होने चाहिए, सोशली आप अच्छे होने चाहिए, और फिजिकली भी आप अच्छे होने चाहिए। तभी आप रिप्रोडक्शन के जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी मानी जाएगी। कैसे देखो, जैसे कोई मेल है, देखो कोई फीमेल है, सॉरी फीमेल को समझिए आप, या फिर इनफर्टाइल कपिल को समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये आप मेल समझ लीजिए और ये आपका फीमेल है। तो होता क्या है, जैसे अब 1 साल से दोनों की शादी हो गई है, 1 साल से उनके पास में बच्चा नहीं है, 1 साल हो गया कोई बच्चा नहीं है उनके पास में, तो क्या है, इनफर्टाइल कपल बोलते हैं उसको हम। NCERT में ऐसे मेंशन कर रखा है कि 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है और बच्चा नहीं हो रहा है तो वो इनफर्टाइल कपल में आते हैं। तो होता क्या है बेटा, इसमें ये होता है कि सोशली क्या है, सोशल क्या है, सोशल जैसे बहू है किसी की, वो किसी घर की बहू है, तो बहू है क्या, तो उसके जो सोशल में जो सोशली जो लोग हैं, मतलब सोसाइटी है जो उसे तंग करने लगती है कि यार तुम देखो इसकी बहू की शादी हो गई है 1 साल अभी बच्चा नहीं हुआ, ऐसे सोशली। फिजिकली मतलब फिजिकली, अब ये फिजिकली भी इम्पेक्ट करता है, तो यार बच्ची भी जो जिसके बच्चा नहीं हो रहा है, जो किसी के घर की बहू है, तो फिजिकली भी सोचने लगती है, तो उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो भी ख़राब हो जाती है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, हेल्थ वगैरह वो। फिर इमोशनल का मतलब यार नहीं हो रहे हैं, तो वो चाहती है कि हो जाए जल्दी से, लेकिन उसके हाथ की बात तो नहीं है ना बेटा। तो इमोशनली भी वो थोड़ा हार्ट होती है, बिहेवियरली मतलब उसका जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसलिए सोशली सब कुछ सब तरीके से आपका जो हेल्थ है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सही माने जाओगे। फिर देखिए, ये इसमें और कुछ तो है नहीं पढ़ने के लिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए, देयरफॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, विद पीपल हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर दे रखा है, interaction among them in a sex related aspects might be called reproductively healthy। तो इसमें सब कुछ दे रखा है कि आपका जो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए आपके, फिजिकली मतलब आप फिजिकली सही हो, मेंटली भी ठीक हो आप, इमोशनली भी आप नॉर्मल होने चाहिए, बिहेवियरली भी आप इंटरेक्टिव होना चाहिए, टू ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में माइट बी रिप्रोडक्टिव हेल्थी। तो इसीलिए हम इसी को बोलते हैं हम माइट बी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी। और देखिए, अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ और आती है कि आपका फैमिली प्लानिंग सबसे पहले कहाँ आया था, किस में आया था, तो सबसे पहले अपनी इंडिया थी। इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज, ठीक है, फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स प्रोग्राम्स नेशनल लेवल टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। ठीक है, तो प्रोग्राम कल्ड फैमिली प्लानिंग सबसे पहले आया था, उसके बाद में से हम कर दिया था RCH, मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, और वो सबसे पहले आया था 1951 में। आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़। और एक और बता दूं बेटा, ये आपका वन शॉट होगा, जल्दी से जल्दी मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कि आपका वन शॉट में
1 आवर में, या फिर विद इन 1 आवर, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप मैनेज कर लेना। ओके, ज़्यादा नहीं होगा, 1 आवर 15 मिनट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो इसमें क्या है, आपको इसमें पढ़ना है। देखिए उसमें बाद में क्या हो गया बेटा, बाद में ये हो गया कि रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम में ये बदल दिया था अंडर पॉपुलर नेम से। ठीक है, फिर देखिए इसमें और कुछ तो पढ़ने के लिए है नहीं, आप NCERT को पढ़ लेना इसमें। बाकी सो अवेयरनेस के लिए चीज़ देखिए, देखिए अवेयरनेस क्रिएटिंग अवेयरनेस पीपुल, तो ये है। देखो और बाकी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एल्डोसेंस और रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होने चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स के बारे में हमें वुड हेल्प पीपल एसेंशियली दोसा। एल्डोसेंस का मतलब होता है जब हम ना किस में होते हैं, जब हम टीनेजर होते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, एडोलेसेंस एज, ग्रुप ऑफ लीड टू अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ। तो एजुकेटिंग पीपल मतलब आपके सामने क्या है, एक हमें चैप्टर रखना चाहिए क्लास 9 से या फिर 10 से या फिर 12 से, सॉरी 8 से रखना चाहिए। और वो चैप्टर हमें अच्छे से बच्चों को समझाना चाहिए बाय अ टीचर, जिससे कि वो पॉजिटिवली ले वो चीज़ों को। ये नहीं कि आप टीचर है तो टीचर खुद नेगेटिवली ले रहा है उस चीज़ को, उसके बाद में फिर बच्चों को भी नेगेटिवली समझा रहा है उसे। नहीं, टीचर एक पॉजिटिवली इस चीज़ को ले, उसके बाद में सेक्स एजुकेशन बच्चों को दे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताए, सेक्स एजुकेशन बताए कि क्या गलत है क्या सही है, और इससे क्या क्या होता है, क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, तो ये सब बताए। ठीक है, तो ये हमारे NCERT में दे रखी हैं ये सारी चीज़ें। और देखिए एक और चीज़ होगी इसमें, आप पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना। फिर देखिए ये वाला, एक चीज़ ये वाली इंपॉर्टेंट है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बेटा क्या होती है, देखिए जैसे कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई लेडी है और वो है प्रेग्नेंट, ये उसके बाल हो गए। कोई लेडी है प्रेग्नेंट है और उसकी जो फीटस है, उसका जो फीटस है, यहाँ पे देखिए फीटस बना दे रही हूँ मैं आपके लिए सॉरी, फीटस बना दे रही हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो फीटस है, अब वहाँ पे क्या है, फ्लूइड होता है इसमें, जब फीटस होता है ना तो इसमें फ्लूइड होता है, इसी को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो होता क्या है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता कि ये चीज़ यहाँ पे क्या सेल्स पाई जाती हैं, जैसे बेबी है आपका, तो बेबी उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, तो बेबी की सेल्स पाई जाती हैं। तो अब करना क्या है, करते क्या है कि ये फ्लूइड जो पाया जाता है, तो उसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेते हैं, और इंजेक्शन से क्या करते हैं बेटा, उसमें से जो फ्लूइड है वो निकाल लेते हैं, इसमें से फ्लूइड निकाल लेते हैं इंजेक्शन बाई इंजेक्शन। फ्लूइड निकालने के बाद में हम पता करते हैं कि उस बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और कुछ ऐसे हैं जो मेंडलियन डिसऑर्डर भी होते हैं, तो वो तो नहीं है, चेक करने के लिए ये करते हैं। लेकिन इसे ना जो कुछ डॉक्टर्स हैं या फिर कुछ नर्सेज हैं, तो इसे ना इलीगली यूज़ करने लगे, कैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ करने लगे कि आप बेबी का सेक्स क्या है। अब बच्चे हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या करते हैं, लड़कियां अगर होती हैं, लड़के होते हैं, तो उसे कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि लड़की होगी या लड़का, जैसे ही पता चलता है लड़की है तो वो वैसे ही ख़त्म करवा देते हैं। और ये कब चेक हो सकता है, 4 वीक, सॉरी 4 वीक बता रही हूँ, गलत बता रही हूँ मैं, 4 वीक नहीं बेटा, 4 वीक नहीं, 16 वीक होगा, यहाँ पे 16 वीक है। ठीक है, 16 वीक मतलब 4 मंथ में, 16 मतलब एक मंथ में 4 वीक होते हैं ना, तो 16 वीक होंगे तो 4 मंथ में ये चेक हो पाता है। अब 4 मंथ का बच्चे को आप अबॉर्ट कराओगे या फिर निकलवाओगे बॉडी से बाहर, तो जो फीमेल होती है, मेनली फीमेल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका ब्लड लॉस होता है, और इस बात है एक जान है आप और उसे निकाल रहे हो। और एक 1 मंथ का जो बेबी होता है बेटा, उसका हार्ट बन जाता है, हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है 1 मंथ के बेबी में। तो आप 4 मंथ के बेबी को निकलवा रहे हो, अबॉर्ट करवा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक भ्रूण हत्या कर रहे हो। मतलब हार्ट तो बन चुका है ना, जब हार्ट बन चुका है, HEART, हार्ट सॉरी, हार्ट बन चुका है, तो हार्ट बन चुका है, तो आप क्या है, भ्रूण हत्या कर रहे हो, तो इसलिए इलीगल है ये अपनी इंडिया में, इलीगल, इलीगल इन इंडिया। ठीक है,
यूएसए वगैरह में नहीं है, बड़ी सिटियों में नहीं है, क्योंकि वो बड़ी कंट्रियों में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भ्रूण हत्या नहीं करते। वो पहले से ही पता कर लेते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होगा, तो हम ऐसे ऐसे तैयारी करेंगे, उसका रूम वगैरह ऐसे बनाएंगे। तो हमारे इंडिया में ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि भ्रूण हत्या करवा देते हैं पहले से, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एमनियोसेंटेसिस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कैसे करोगे। इसमें होता क्या है, किस लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, उसको जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो ना हो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, देखिए जैसे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, बताती हूँ मैं आपको। क्लाइनफेल्टर होता है एक, क्लाइनफेल्टर, ठीक है। क्लाइनफेल्टर हो गया आपका, डाउन सिंड्रोम हो गया आपका, ये आपके क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया आपका। ये सारे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम होता है एक आपका। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल होती हैं बच्चे में, तो हमें निकलवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा जो डिसऑर्डर्स हो, कि क्रोमोसोम के तरीके से आप डिसऑर्डर हो। ओके, कुछ बेटा मेनेलिन डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे हीमोफीलिया को भी आप चेक कर सकते हो इससे। और एक और होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स भी आपको पता कर सकते हो आप इम्यूनोसिंथेसिस से, जैसा कि बच्चा हमारा हेल्दी हो। अब देखिए बेटा, इसमें याद करने की क्या क्या चीज़ें हैं। जो एमनियोसेंटेसिस होता है हमारा, एमनियोसेंटेसिस, देखिए एक मिनट, एमनियोसेंटेसिस फॉर अ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए है, टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनाक ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को भी चेक कर सकते हैं। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। इन amniocentesis, some of the amniotic fluid are developed fetus to take in analysis of fetal cells। तो किसको एनालिसिस करते हैं हम? फीटल सेल्स को एनालाइज करते हैं। एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, इनको हम एनालिसिस करते हैं। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर अ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये प्रोसीजर किसके लिए यूज़ किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर को यूज़ किया जाता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं? आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जिससे कि बच्चा हमारा हेल्दी हो। अगर इन केस सभी का नहीं किया जाता है, इन केस अगर हम डॉक्टर को लगता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे को, तभी एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, अदरवाइज वो नहीं करते हैं हर एक बच्चे पे, ठीक है। इन केस उन्हें लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिससे जेनेटिकली डिसऑर्डर्स पता चल रहे हैं उन्हें डॉक्टर के द्वारा, तो तभी किया जाता है। ये सभी बच्चों पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये अपनी इंडिया में इलीगल है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग इन द सेंस कि मतलब राजस्थान साइड ज़्यादा होते हैं, कि वो लोग ना करते क्या हैं कि फीटस को ही मरवा देते हैं अंदर ही अंदर। तो उसमें ना जो बेबी की हेल्थ होती है, बेबी तो चला ही गया, चलो ठीक है, लेकिन जो आपकी फीमेल होती है उसको भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो इसलिए वो इन केस हो जाता है कि मर भी सकती है वो लेडी, ठीक है। इसलिए इसे इलीगल कराया गया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है बेटा कि नेचुरली जो अबॉर्ट होते हैं वो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप जानबूझ के अबॉर्ट करा रहे हो चीज़ें, तो उसके लिए एमटीपी आया हमारा। एमटीपी क्यों कराया जाता है? जैसे कोई किसी का रेप वेप हो जाता है, तो एमटीपी हमने हमारी सरकार ने लाए, क्योंकि रेप के केस में क्या होता है, इन केस कभी हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप 12 वीक के अंदर ही अंदर आप क्या कर सकोगे, उसे करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो जाता है तो 24 वीक भी आप करा सकते हो, क्योंकि हमें ना वो अनवांटेड चाइल्ड है ना हमारा, तो इसलिए हम उसे रखना नहीं चाहते, तो एमटीपी से लगाएगा। तो अब देखिए सेकंड केस क्या था आपका। सेकंड केस ये था कि आपका जो सहेली आई थी एक, और आपका रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find new methods, improve among the existing ones। तो सहेली आई एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो क्या है? स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड है, नॉन स्टेरॉइड है, ठीक है। जो नॉन स्टेरॉइड है, सबसे पहले याद रखोगे, सहेली एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो नॉन स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मतलब होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं पाया जाएगा हार्मोन। अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ फीमेल was developed by scientists सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। कहाँ पे पाया जाता है? आपका जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI, वो है लखनऊ में। ये भी याद रखना है आपको। और सबसे पहले इसमें जो ड्रग बनी थी वो कौन सी बनी थी? वो बनी थी आपकी सहेली, ठीक है। वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। किसके लिए? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है बेटा कि वो कैसी है, आप ना मुंह से लेते हो। ओरल का मतलब मुंह,
मुंह के थ्रू लेते हो उसे, ठीक है। बेटर अवेयरेंस के लिए अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल का केयर का मतलब होता है जैसे आपका डिलीवरी हो चुका है बच्चा, उसके बाद में जो केयर होती है वो। टू डिक्रीज मेटरनल एंड इन्फेंट, हाँ ये क्या हुआ था बेटा, इसमें हुआ था क्या कि जो मेटरनल वो थी, मेटरनलिटी मोर्टलिटी वो ख़त्म हो गई थी, और इन्फेंट मोर्टलिटी भी रेट कम हो गया था, और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो इससे होता क्या बेटा, जो हमारी सहेली थी उससे क्या हुआ था कि आपकी जो मेटरनल का मतलब होता है मदर की जो डेथ है वो कम हुई थी, और इन्फेंट की डेथ है वो उसको में भी गिरावट आई थी, डिक्रीज हुई थी। पर लेकिन इंक्रीज़ क्या हो गया था, नंबर ऑफ कपल्स इंक्रीज। जैसे अब माँ है तो माँ तो आगे के लिए जब बच गई है माँ तो आगे के बच्चों के लिए और भी जन्म दे सकती है ना। तो इसलिए क्या हुआ था, इनसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब हुआ पॉपुलेशन पे इफेक्ट कि अगर हमने ये सारी चीज़ें दे दी, हमने सब कुछ सहेली वगैरह दे दिया, हमने ढूंढ लिया था हमने सहेली, एक अच्छी पिल है, तो उससे हुआ क्या कि मदर बच गई हमारी, और इन्फेंट हैं वो भी कम ही ख़त्म हो रहे हैं उससे, और इन्फेंट की जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब मदर बच जाएगी तो और भी बच्चे पैदा कर सकती है वो, तो इससे पॉपुलेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप चेक करोगे, तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे पता करोगे आप देखिए वर्ल्ड में देखिए, वर्ल्ड में 1900 में जो पॉपुलेशन थी वो 2001 में कितनी हुई बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे दे रखा है आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड, देखिए यहाँ से देखिए, तो जो 1900 में आपकी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की बता रही हूँ, ठीक है, अबाउट 6 बिलियन, और 2007 यहाँ पे 6 बिलियन थी। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन विच अराउंड 2 बिलियन, 2 बिलियन है यहाँ पे, 2 बिलियन है, ठीक है, 2 बिलियन है यहाँ पे, और 1900 ड्रॉप्ड अबाउट 6 मिलियन। 1900 में क्या हुआ बेटा आपका, ये हो गया आपका बढ़ के 6 बिलियन, वर्ल्ड में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में बाई 2000 आया वो, उसमें हो गया 2000 में हो गई थी वर्ल्ड में हमारी 7.2 बिलियन, इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई थी इन 2011 में से होके, मतलब 2000 से 2011 तक की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई थी, 7.2 बिलियन हो गई थी वर्ल्ड में। इन सिमिलर आप अपने इंडिया में देखोगे तो ऑब्जर्व इन टू इंडिया टू, तो ओवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मतलब 350 जो हमारी मिलियन हुई थी पॉपुलेशन, वो कब हुई थी 1947 में, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ था 47 में, 1900 में नहीं कंसीडर किया गया है अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन का डेटा है वो किया गया 1947 से, मतलब इंडिपेंडेंस डेट है। क्लोज टू बिलियन मार्क इन 2000 क्रॉस इतना हो गया, मतलब 2000 से अपनी 2000 से 2011 में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, इतने ज़्यादा रेट हो गया था उसका कि 1.2 बिलियन हो गया था इन मई में, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो रैपिड डिक्लाइन मतलब इसमें इसके बीच में हुआ क्या था बेटा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई कि रैपिड डिक्लाइन हुआ था किसका, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब MMR का रेट, मतलब अब जो आपकी मदर है वो कम हुई थी मरना, और दवा की वजह से दवा हम दे रहे हैं, अच्छी आपकी फैसिलिटीज़ हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, तो इस वजह से हुआ क्या, मेडिकल जो मैटरनल थी जो माँ थी वो मरना ख़त्म हो गई, एंड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हमारा कम हुई थी एज वेल एज कम हो गई थी, मतलब इंक्रीज़ हो गई थी, इससे मतलब समझ लो आप कि ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो गई थी। और नंबर ऑफ पीपल आर रिप्रोडक्टिव जो एज है वो प्रोबेबल रीज़न ऑफ फॉर दिस, तो इसके लिए क्या हो गया, जो रिप्रोडक्टिव एज थी जो चिल्ड्रंस की या बच्चों की, उससे क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें कम हो गई, जैसे मोर्टेलिटी कम हो गई, इन्फेंट की मोर्टेलिटी कम हो गई, तो क्या हुआ, जब हमारी मदर की मोर्टेलिटी कम हो जाएगी तो बच्चे और भी पैदा कर देगी वो। इन्फेंट की क्या है, इन्फेंट अब नहीं मरेंगे इन्फेंट, तो क्या होगा उनसे, होगा क्या बेटा कि जब जब उनकी यंग एज आएगी, रिप्रोडक्टिव एज, ऑब्वियसली बात है रिप्रोडक्टिव एज आएगी तो और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो इसलिए इसकी वजह से आपका जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रोथ हुई अपनी पॉपुलेशन में, अपनी इंडिया के पॉपुलेशन में। तो देखिए उसके बाद में थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड प्रोग्राम, यहाँ पे थ्रू वी ब्रिंग, इतना ही दे रखा है इस पैराग्राफ में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इट वाज ओनली मार्जिनल हो गया, फिर उसके बाद में ये कुछ नहीं है इसमें, देखिए इसमें आप पढ़ लेना सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद में एक आपका आया
स्लोगन आया हम दो हमारे दो, उन्होंने अपनी जो सरकार है उसने बताया वी टू आवर टू, तो ये अडॉप्ट किया गया। तो वन चाइल्ड नॉर्म भी हुआ उसके बाद में, फिर बताया गया फीमेल की शादी होगी, मैरिजेबल एज होगी वो 18 ईयर, एंड जो मेल है उसकी 21 ईयर। ठीक है। इंसेंटिव गिव टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज टू ऑफ द अदर मेजरमेंट टेकन टैकल प्रॉब्लम। ठीक है, हटाओ इसको, चलो इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप आएंगे, अब प्रोग्राम्स आएंगे कुछ यहाँ से। देखिए, लेट अस डिस्क्राइब सम कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है तो वो कौन से मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। तो देखो, पहला मेथड है आपका नेचुरल मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड है आपका कौन सा, केमिकल मेथड। कुछ केमिकल मेथड है आपके मेथड है। और थर्ड है आपका पिल्स मेथड। पिल्स मेथड या फिर आप बोल सकते हो स्टेरिलाइजेशन वाला मेथड। ये आपकी 3 मेथड है। तो देखो, नेचुरल मेथड में क्या है, 3 टाइप के नेचुरल मेथड हो जाते हैं। 3 टाइप के नेचुरल मेथड में होता है क्या बेटा, कि आपका जो क्या बोल सकते हैं उसे, कुछ ट्रेडिशनल मेथड हो गए आपके। तो ट्रेडिशनल मेथड में आ जाते हैं आपकी, देखिए, विड्रॉवल आ जाता है आपका, और क्या बोलते हैं, विड्रॉवल आ गया, लेक्टोमेनिया हो गया, और क्या बोलते हैं उससे, एक ट्रेडिशनल मेथड आ जाता है। ठीक है, तो कोइटिस वाला आ जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखिए देख रखी है यहाँ पे। इसमें होता क्या बेटा, इजीली अवेलेबल हो, यहाँ पे क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है आपकी वो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब आप फ्रेंडली यूज़ कर सको अच्छे से, और इजीली अवेलेबल हों, जो नहीं कि बहुत दूर जाके मिल रही हैं, कहीं भी मिल सकती हैं इजीली, इफेक्टिव हों और रिवर्सिबल हों। मतलब इफेक्टिव भी हों और रिवर्सिबल भी हों। जैसे कि इफेक्टिव का मतलब कि आप यूज़ भी कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उससे। और रीयूजेबल का मतलब है, सॉरी रिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल का मतलब है कि आपने एक बार खा लिया तो आपको बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने खा लिया, आप उसका जब तक इफेक्ट था तब तक उसने काम किया, उसके बाद में रिवर्सिबल भी है, मतलब आप बच्चे भी पैदा कर सकते हो। विल नो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए उनका, या फिर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो बिल्कुल भी, और या फिर हो थोड़ा सा हो, बहुत कम साइड इफेक्ट हो उसका। इट ऑल्सो शुड नो वे इंटरफेयर विद सेक्चुअल डिज़ायर या फिर ड्राइव, मतलब इसमें जो क्या करे वो, नो इंटरफेयर में नहीं करना चाहिए। जो सेक्सुअली एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर डिज़ायर होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसे। और सेक्सुअल एक्टिव टू द यूज़र, और वो सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स पे मतलब नहीं होना चाहिए, वो डिज़ायर भी उसकी कम नहीं होनी चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे निम्नली नेचुरल मेथड हमने आपको बताया, फिर बैरियर आ गया, मतलब जो केमिकल में आ रही हैं, आईयूडीज आ गए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ गए, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गई इंजेक्टेबल आ गए आपके। इंजेक्टेबल में आ जाता है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो अपनी बाजू होती हैं उनमें ना इम्प्लांट कर देते हैं सिरिंजेस को, उनमें से जो हार्मोनल डिस्चार्ज होता रहता है, और वो लॉन्ग टाइम तक होता है, जैसे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ऐसे लॉन्ग टाइम तक होता है। इम्प्लांट्स से बोलते हैं, मैंने आपको बताया इम्प्लांट। फिर देखिए उसका सर्जिकल मेथड्स होती हैं कुछ, जैसे ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो नेचुरल मेथड सबसे पहले पढ़ेंगे, तो नेचुरल मेथड में कौन से आ रहे हैं ये देख लीजिए आप। नेचुरल मेथड में आपके आ जाते हैं एक पीरियोडिक एब्सटेंस। तो पीरियोडिक एब्सेंस क्या होती है, इसमें होता क्या बेटा, जनरली कि आप जैसे नेचुरली जो वुमेंस के पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, 28 डेज़ की होती हैं अप्रॉक्स आप मानो, या 35 डेज़ आप मान लो। अब तो 40 डेज़ रखते हैं वो, तो क्या रखते हैं आप, 28 डेज़ मानो, तो क्या करता है ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या किया कि 10 से 17 दिन के बीच में, जैसे आपका ओव्यूलेशन होता है 14 विदिन क्या होता है, जनरली ओव्यूलेशन हो जाता है। तो आप करेंगे क्या कि 14 विदिन जब ओव्यूलेशन होता है उससे पहले, मतलब 10 से 17 के बीच में, मतलब जो 7 दिन होंगे वहाँ पे एब्सेंस करोगे। किसका एब्सेंस करोगे, आप करोगे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे। ठीक है, इनसे 10 से 17 के बीच में, मतलब आपकी जो क्या है, ओव्यूलेशन के जो पीरियड है उसको अवॉइड करना है, उसको सेक्सुअली इंटरकोर्स उसमें नहीं करना है हमें। जैसे आप ओव्यूलेशन था 14 डेज पे, तो आप 10 से 17 दिन, मतलब 10 से 17 मतलब 7 दिन के बीच में एब्सेंस रखना है, सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करना है, इंसेमिनेशन नहीं करना है आपको, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, इसमें ये चीज़ होती है इसमें पीरियोडिक एब्सेंस में। तो इसमें आपको क्या आप बोल सकते हो कि आप ना सेक्स को अवॉइड करोगे 7 दिन के लिए। तो ये नेचुरल मेथड में आता है। ये क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है आपका,
देखिए तो इसमें क्या है, पीरियोडिक एब्सेंस हो गया, सच एज मेथड इन विच अ कपल अवॉइड एब्सेंट ऑफ कोइटिस, कोइटिस को अवॉइड करोगी फ्रॉम डेज 10 to 17, मतलब 7 दिन के लिए अवॉइड करोगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताया मैंने, जैसे मेंस्ट्रुअल जो मेंशस होती हैं अपने उसमें, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कुछ बच्चों के, कुछ लड़कियां होती हैं उनमें क्या है किसी को हो रहा है 18-17, तो आप ना जनरली आप मान चलो 14 डेज अगर आपको रेगुलरली होते हैं पीरियड्स, तो आप ना 10 से 17 डेज मतलब 7 दिन के लिए आप अवॉइड करें। जैसे आप देखो अभी आपको पीरियड्स हुए, उसके बाद में आप 14 डेज लगा लो पीरियड्स के बाद में, जैसे 5 दिन निकाल दो, 5 दिन जनरली 5 दिन का होता है, उसके बाद में आप फर्स्ट दिन गिनो, और 5 दिन निकालने के बाद में 5वां दिन खत्म होने के बाद में, तो उसके बाद जो 14 डेज आएगा उस तक जो 10वां दिन आएगा ना, जैसे 5 डेज तो आपने अवॉइड कर दिया क्योंकि उसमें तो पीरियड्स चल ही रहे थे, उसके बाद आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 से 17 तक, मतलब 10 से जो आपका 17 दिन होगा, 17वां दिन होगा, वहाँ तक आपको सेक्स अवॉइड करना है, समझ लो ऐसे, ठीक है। एज चेंज ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई दिस पीरियड, तो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एट द टाइम आपको ओव्यूलेशन भी हो रहा है 14वें दिन, और उसी टाइम पे आपने उसी पीरियड में आपने क्या कर लिया, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया आपने, तो क्या करोगे तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, जैसे अनफर्टाइल कपल हो रहे हैं तो सबसे पहले वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर भी कपल्स को कि आप ना 14 से 17, मतलब 10 से 17 जो डे हैं, 7 दिन के बीच में आपको रेगुलरली सेक्सुअली इंटरकोर्स करना है, जिससे कि आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएंगे। अगर इन केस नहीं होता है तो वो दूसरा मेथड फिर यूज़ करेंगे। अगर वैसे वैसे तो वो नेचुरली सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं, अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो उसे बताते हैं ये। तो उस बीच में आपको क्या करना है, ये इसमें अवॉइड करना होता है। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं इस बीच में, तो इसलिए अवॉइड करना होता है। तो कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, इसको बोलते हैं हम फर्टाइल पीरियड, ठीक है। देयर आर एब्सटेंट फ्रॉम द कोइटस फूड ड्यूरिंग पीरियड, हटाओ इसको, कंसेप्शन विल बी प्रिवेंटेड। तो ये क्या होता है बेटा, आपको भी पता है कि ये कोई भी इसमें वो नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं होगी इसमें कोई भी, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड है आपका विड्रॉवल आफ्टर कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, जैसे आप इंसेमिनेशन या फिर इंसेमिनेशन बोल सकते हैं, या फिर इंटरकोर्स कर रहे हो जिस टाइम पे कोइटस हो रहा है आपका, उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपना जो पेनिस है उसको सॉरी वजाना से बाहर निकालना। जैसे ही आपका क्या बोलते हैं उसको, इरेक्शन जैसे इरेक्शन होने वाला होता है किसका, सेम का, वैसे ही आपको मतलब बाहर निकाल लेना है पेनिस को। तो इससे क्या हो जाता है, विड्रॉवल हो जाता है, बाहर निकाल लोगे तो इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अनदर मेथड इज विच मेल जो पार्टनर है विड्रॉल करता है हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन से पहले, सो एट अवॉइड ऑफ इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या होता क्या है, सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन से अवॉइड हो जाता है। फिर थर्ड आपका मेथड आता है लैक्टिनेशनल एमिनूरिया होता है एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन। इसमें होता क्या है बेटा, जैसे कोई भी जो लेडी होती है, जैसे कोई भी लेडी हो गई, उसका जो आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक क्या होता है, 6 मंथ तक कोई भी मेंस्ट्रुअल नहीं आता है, ठीक है, 6 मंथ तक। तो जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो क्या होगा, एग होते हैं अपने ओवम का रिलीजन नहीं होता है उस पीरियड में, तो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो इससे। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं होते हैं बिल्कुल, आप ये समझो, बहुत ही कम नहीं, मतलब होती नहीं है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। इसमें क्या होता है, लैक्टेशन का मतलब होता है कि फीडिंग, आप जो बेबी को फीडिंग करा रहे हो 6 मंथ्स तक, फीडिंग जब तक कराओगे 6 मंथ के अंडर में अगर आप इंटरकोर्स होता है तो उससे क्या होता है, उससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होता है, ठीक है, उससे होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कुछ मेथड है आपकी नेचुरल मेथड हो गई, 3 मेथड आपकी नेचुरल मेथड है, तो इससे भी आप अवॉइड कर सकते हो फर्टिलाइजेशन को या फिर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को। देखिए मेथड ऑफ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयर फॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें क्या होता है, जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो डू नॉट अकर होती है ड्यूरिंग द पीरियड। इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। देयर फॉर अ लॉन्ग
देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली चेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ ऑलमोस्ट नील होता है, मतलब इसमें चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन बहुत ही ज़्यादा मतलब नील होती हैं, आप ना प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो इस बीच में। तो हाउएवर हिज मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ देखो इसमें मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में। पाचुरेशन एज नो मेडिसिन नो डिवाइसेस, इसमें नो मेडिसिन नो डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती है यूज इन दिस मेथड। साइड इफेक्ट भी नहीं होता, ऑलमोस्ट नील होती हैं साइड इफेक्ट। चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू ऑफ दिस मेथड्स ऑल्सो हाई, तो चांसेस ऑफ फेलियर तो हाई होंगे ही। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है इन केस क्या होता है, इन केस आपको नहीं पता, किसी गर्ल को नहीं पता है फर्स्ट मेथड में कि उसका जो पीरियड है उसका टाइम पता नहीं है उसे कि कब हुआ था लास्ट टाइम, तो इन केस क्या होता है वो कभी भी हो सकता है, तो उससे चांसेस प्रेगनेंसी बढ़ सकती हैं, फेलियर तो हो सकता है ना। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होता है, जैसे पीनस है, जैसे ये पीनस मान लो आप, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, जैसे ही यहाँ पे आप मान लो बॉडी की वो जो गर्ल है उसकी वजाना है, तो जैसे ही उसने इंटरकोर्स किया, इन चांस क्या हुआ, यहाँ पे हो गया इजैकुलेशन हो गया, निकाल मतलब विड्रॉ करने से पहले ही हो गया, क्या हो गया, विड्रॉ करने से पहले ही आपको इजैकुलेशन हो गया इधर, तो क्या होगा, थोड़ा सा ही हो जाता है तो उससे क्या होता है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। और सेकंड जो थर्ड मेथड था आपका, थर्ड मेथड क्या था आपका, लैक्टेशन एमनोरिया, तो उसमें होता क्या बेटा, 6 मंथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पीरियड्स, किसी की लेडी में ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स आने लगते हैं तो इसी बीच में प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो ये चांसेस ऑफ फेलियर इसलिए होते हैं इसके। अब देखिए कुछ आपके केमिकल मेथड्स हैं। सबसे पहले बैरियर्स हैं। बैरियर मेथड में क्या आता है, देखो ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। इसमें क्या होता है कि आपके जो ओवम और स्पर्म्स हैं वो फिजिकली मीट नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स की वजह से फिजिकली मीट वो नहीं कर पाते हैं। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड फीमेल एंड मेल। ये मेथड्स आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं। जैसे कॉन्डम्स हो गया आपके, तो कॉन्डम्स आपके फीमेल के भी होते हैं और मेल के भी होते हैं। तो एक सबसे पॉपुलर ब्रांड है अपनी गवर्नमेंट की जो निरोध है, तो वो स्पेशली मेल्स के लिए है, ठीक है। तो पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर अ मेल और यूज़ फॉर कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। इसका जो यूज़ है कॉन्डम्स का वो इन रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STD और STDI एंड एड्स से। तो इससे होता क्या है, कॉन्डम्स यूज़ कर ये होता है बेटा कि आपका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं वो नहीं फैलेगा। और दूसरी बीमारी, एक सबसे बड़ी बीमारी होती है एड्स, जिसे हम HIV के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी इन्फेक्शन नहीं फैलता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, फिजिकली आप क्या है मीट नहीं करने दे रहे हो फ्लूइड को। जो फीमेल का फ्लूइड है और मेल का फ्लूइड है वो फिजिकली मीट नहीं हो पा रहा है, तो उससे होगा क्या, जब फ्लूइड ही मीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जो एड्स है वो नहीं होगा। एड्स का मतलब क्या होता है कि फिजिकली अगर मीट कर रहे हो, जैसे ब्लड है, किसी का ब्लड इंजेक्ट करे जा रहे हो आप, कोई डोनर है या फिर कोई रेसिपिएंट है तो वो ले रहे हैं ब्लड को, तो क्या कर रहे हैं, वो फ्लूइड है जो वो आपका फिजिकली मेट हो पा रहा है, तो इसलिए वो एड्स फैल जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकली इसे मेट नहीं होने दोगे तो क्या होगा, आपका एड्स बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो ठीक है, ये कैसा होता है, बैरियर मेथड ऑफ थिंग, ये रबर का होता है और लेटेक्स शीट होती है इसमें, दैट आई यूज़ फॉर द कवर ऑफ पेनिस को क्या करता है, वो कवर करता है मेल्स में, और वजाइना में सर्विक्स को क्या करता है, कवर करता है फीमेल में, जस्ट बिफोर कोइटिस, जो कोइटिस से पहले, सो दैट द जो इजैकुलेटेड सीमेन है वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। दिस कैन प्रिवेंटेड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, इसको प्रिवेंट करता है। अब देखिए कुछ हैं बोथ, आपको बोथ मिल जाते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल का मतलब रीयूजेबल नहीं होते हैं, उन्हें एक बार यूज़ करो फेंक दो। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड होने चाहिए, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं मतलब आप खुद से ही यूज़ कर सको उसे, खुद से इंसर्ट कर सको, एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र। और ये इसीलिए क्या देते हैं, प्राइवेसी देते हैं आपको, आप खुद से यूज़ कर सकते हो उन्हें, ठीक है, खुद से इंसर्ट कर सकते हो, तो इसलिए भी प्राइवेसी भी जनरेट करते हैं यूज़र के लिए। फिर देखो 3 आपके होते हैं फीमेल के बैरियर्स, तो 3 कौन से, एक डायफ्राम हो गया, एक सर्वाइकल कैंप हो गया, बोल्ट हो गया, तो ये 3 ज़्यादा ही मेन है, तो ये ज़्यादा रीयूजेबल होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं थोड़े से। और इनके पास में एक देखो जेली भी आती हैं इस पर मेडिसाइडल जेली क्रीम्स एंड जेलीज आती हैं, तो इन्हें यूज़ करने के लिए मतलब फ्रेंडली होती हैं, लुब्रिकेशन का काम करती हैं इसमें। तो होता क्या है इसमें, ये बेटा रीयूजेबल होती हैं, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को किया जाता है, क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, पूरी जो वजाइनल एरिया होता है उसको नहीं करते हैं कवर। क्यों? क्योंकि ये सर्विक्स को ही सिर्फ और सिर्फ कवर करते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो डिसऑर्डर्स हैं, जो आपका STD है,
STD और एक और चीज़ है आपकी एड्स। तो एड्स को हम क्या कर सकते हैं, एड्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सर्विक्स से डायरेक्ट कर रहा है, हम वजाना को तो नहीं कवर कर रहे ना, इसमें सर्विक्स कर रहे हैं, तो एड्स से बच नहीं सकते हैं तीनों से, ठीक है। तो ये क्या होता है देखिए, ऑल्सो वेरियर मेड फॉर रबर के बने होते हैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स, ठीक है, ड्यूरिंग कोइटस। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को ही क्या करता है, वो करता है, कवर करता है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ये ब्लॉक करता है सिर्फ किसकी एंट्री को, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है थ्रू द सर्विक्स थे। दिस इज़ रियूजेबल, ये रियूजेबल होते हैं, तो इसमें फॉर्म्स भी यूज़ करते हैं यूजुअली अलोंग द रेयर ऑफ लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए आप देखोगे हार्मोनल कुछ होती हैं, तो हार्मोनल क्या क्या हैं देखिए, IUDs IUDs का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, दिस डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर, और ये डिवाइसेज किसके द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किए जाएंगे, एक्सपर्ट नर्सेज के द्वारा इंसर्ट किए जाएंगे। जैसे आपका एक कॉपर टी होता है, तो कॉपर टी क्या है, जैसे ही आप समझोगे ये चीज़ है यहाँ पे, ये आपका वजाइनल पार्ट है और ये सर्विक्स पार्ट है, सर्विक्स पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका यूट्रस है, यूट्रस है। तो इसमें होता क्या है, इसको इंसर्ट करते हैं तो ये ऐसे ही यूं करके पूरे यूट्रस को कवर करके रखता है। उससे होता क्या है, जब आपके स्पर्म्स जाएंगे यहाँ पे, स्पर्म्स जाएंगे यहाँ पे, तो होगा क्या, एंट्री होगी उनकी, तो जो कॉपर होता है बेटा वो फेगोसाइट का काम करता है, मतलब वो जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको कम कर देता है, और एक और बात है जो स्पर्म को खा लेता है वो, ठीक है। तो कॉपर इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप थे, तो किस में इंसर्ट किया जाता है इसको, एक्सपर्ट नर्सेज के द्वारा इन द यूट्रस थ्रू वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ नॉन मेडिकेटेड IUDs में। ये किस में आती हैं, नॉन मेडिकेटेड IUDs में आती हैं। ये कौन सी, कॉपर टी वगैरह। तो कॉपर टी में क्या जाते हैं, एक कॉपर टी हो गया, एक कॉपर 7 हो गया, फिर मल्टीलोरेट 375 भी एक है जो नॉन मेडिकेटेड में आता है, एक आता है लिपिलूब, कॉपर रिलीजिंग IUDs होती हैं ये, और लिपिलूज भी आ जाता है। फिर देखिए एंड जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती हैं वो होती हैं प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, तो ये हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती हैं। अब देखिए और भी देख लीजिए आप, ये हार्मोनल, देखो ये वाली जो हार्मोन रिलीजिंग है वो हो गई ये, और जो आपकी कैसी हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं वो लिपिलूप है एक सिर्फ, और कॉपर रिलीजिंग जो IUDs हैं वो आपकी ये हो जाती हैं 3, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। तो IUDs इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ, देखो यहाँ पे आ गए फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, एंड जो कॉपर आयंस होती हैं रिलीज सप्रेस करती हैं, मतलब रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस का मतलब होता है कम करना, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को क्या करता है, कम करता है, सप्रेस करता है। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल, जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती हैं वो यूट्रस को अनसूटेबल करती हैं फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन ना हो यूट्रस में, इसलिए अनसूटेबल करती हैं। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, और जो सर्विक्स है वो हॉस्टाइल हो जाता है टू द स्पर्म्स के लिए। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चाइल्ड, मतलब आप अगर अपने बच्चों में क्या देना चाहते हो, स्पेस देना चाहते हो, तो उसे डिले करने में IUDs हेल्प करती हैं। जैसे आप कॉपर टी को इंसर्ट करा सकते हो अपनी यूट्रस में थ्रू वजाइना, और उसके बाद में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। तो ये एक आपकी कुछ ओरल पिल्स हैं, तो ओरल पिल्स हैं आपकी जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं ठीक है। तो वो ओरल का मतलब होता है मुंह के थ्रू ली जाती हैं। सम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में कॉम्बिनेशन होता है उन ओरल पिल्स में। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज फॉर फीमेल है ये, ठीक है। दे आर यूज्ड किसके लिए, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंस प्रोबेबली या फिर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। इसको हम इसलिए पॉपुलरली से क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड, जैसे 21 डेज, जैसे कैसे लेते हैं बेटा से 21 डेज तक लेते हैं, और छोटी बहुत ही छोटी होती हैं, 21 डेज तक उन्हें लेते हैं हम, और लेने के बाद में क्या करते हैं, फिर 7 डेज का गैप करते हैं हम देन फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। 7 डेज में क्या होता है, आपका पीरियड्स आ जाते हैं। और 21 डेज लेने से पहले जो आपके 5 डेज होते हैं, जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होंगे 5 डेज़ के बाद में 6वें डेज से आप स्टार्ट कर देते हो उन पिल्स को लेना, ठीक है। तो 6 से 21 डेज तक आपको लेनी पड़ती हैं, जब तक 21 डेज आपकी टैबलेट्स खत्म नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद में 7 डेज़ का आपको गैप करना है, फिर से वैसे ही कंटिन्यू करना है। फिर देखिए
वही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पीरियड 21 डेज स्टार्टिंग अप प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days का गैप देते हैं, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अगर, इसमें क्या होता है आपका मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड, सेम पैटर्न में आपको रिपीट करना है टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो जब तक आपको चाहिए तब तक आप ऐसे ही रेगुलरली से लेते रहते हैं। दिस इनहिबिट, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ओवुलेशन को, आपको याद रखना चाहिए। पिल्स क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन को एंड इम्प्लांटेशन को, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पम्स। इसमें क्या होता है कि अगर हम इन टैबलेट्स को लेते हैं तो स्पम्स को क्या मिलती है, जो उनका सर्वाइकल म्यूकस होता है वो ज़्यादा थिक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी जो स्पम होता है उसका एंट्री नहीं हो पाता, वो एंट्री नहीं ले पाता, क्योंकि थिक होगा तो स्पम की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट। तो पिल्स क्या होती हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और लेस साइड इफेक्ट होते हैं। एंड आर वेल एक्सपेक्टेड बाई फीमेल, मतलब इन्होंने जो फीमेल्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है इन पिल्स को। कुछ देखो, सहेली अ न्यू ओरल कंसेप्ट है फॉर अ फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल। देखो मैंने आपको बताया था सहेली क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। इट वाज वंस अ वीक, ये एक मतलब एक वीक में एक गोली ली जाती है पिल विद वेरी साइड इफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है इसके पास में। अब देखिए कुछ देखो इमरजेंसी पिल्स होती हैं, तो इमरजेंसी पिल्स क्या होती हैं, 72 आवर के अंदर आपको लेनी पड़ती हैं। जैसे ये हो गया आफ्टर कोइटस, 72 आवर ऑफ आफ्टर कोइटस। तो देखिए प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रॉन अलोन भी होता है इसमें और कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन अकेला भी हो सकता है और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, विद एस्ट्रोजन की भी यहाँ पे दे रखा है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एंड इंजेक्शन इम्प्लांट भी करते हैं अंडर आ स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर होता है इनका इफेक्टिव पीरियड। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन आईडीज 72 आवर की जो इमरजेंसी पिल होती है फाउंड टू बी अ वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर किसी ने मतलब किसी का रेप हो गया है तो 72 आवर के बीच में इमरजेंसी पिल को दे देते हैं, जैसे कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो ना हो, या फिर इनकेस क्या होता है कैजुअली अनप्रोटेक्टेड जो आपने इंटरकोर्स किया है उसके लिए दिया जाता है। और इम्प्लांट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इम्प्लांट क्या होते हैं बेटा, जैसे आपको मैंने दिखाया था। इम्प्लांट क्या है, बाजू में हमारी बाजू में इंसर्ट किए जाती हैं। जैसे आप 7 साल के लिए 4 साल के लिए अगर आप गैप देना चाहते हो अपनी प्रेगनेंसी में, तो आप इंसर्ट करवाओगे अपनी बाजू में। और उसमें होता क्या है कि हार्मोनल जो रिलीजन होता रहता है प्रोजेस्टेरोन का एस्ट्रोजन का, तो और या फिर साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, और आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो आप प्रेगनेंसी को क्या क्या नहीं कर सकते हो, मतलब रख नहीं सकते हो उसमें, ठीक है। अनसुटेबल हो जाता है आपका यूट्रस, जैसे ये हैं आपकी, देखिए ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ गया सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में आपको पता है कि देखिए ये सर्जिकल मेथड में आपका जो है स्टेरिलाइजेशन, मतलब कंप्लीटली स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। जैसे आपको पता है आपके बच्चे हो चुके हैं, अब आपको बच्चे चाहिए ही नहीं किसी भी कीमत पे, तो आप क्या कहते हैं मेल या फीमेल दोनों में से एक सर्जिकल मेथड को अपना सकता है। या फिर मेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, सॉरी फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है और मेल में वेसेक्टोमी होता है, ठीक है। तो होता क्या है जनरली इसमें, जो अगर मेल कराता है इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो मुझे भी नहीं पता, हिंदी में नसबंदी, हाँ नसबंदी, हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। तो होता क्या मेल्स में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है अपना उसको काट देते हैं और छोटा सा पीस होता है उसे निकाल देते हैं और टाइप कर देते हैं उसे टाइटली। जैसे होता क्या है, जो स्पर्म होंगे आपके वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब आपके जो स्पर्म नहीं आएंगे लेकिन सीमेन आपका रिलीज होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम जो जो स्पर्म रिलीज हो रहे थे हमारे टेस्टिस से, तो उनका क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में आपको पता है 72 आवर के बाद में स्पर्म अपना इनएक्टिव हो जाता है और डिजीज और क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है किसमें, आपकी बॉडी में, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि ज़्यादा स्पर्म रिलीज होगा तो वो कहाँ जाएगा मैम, वो कुछ नहीं होता। कुछ टाइम के बाद में जो स्पर्म होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं फेगोसाइटिस हो जाते हैं, बॉडी के द्वारा वो खा लिए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें होता क्या है, सेकंड में क्या है आपका ट्यूबेक्टोमी है, ये ट्यूबेक्टोमी है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि हम
जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसका छोटा सा पार्ट काटते हैं और निकाल देते हैं उसको, फिर टाइप कर देते हैं उसे। इससे क्या होता है, जो हमारे ओवम है आएंगे ओवरी से, वो हमारे यूट्रस में नहीं पहुंच पाते हैं और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। ठीक है। आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। टर्मिनल मेथड ऑफ टू प्रिवेंट एनी मोर। टर्मिनल का मतलब है दोबारा से रिवर्सिबल नहीं हो सकता। एनी मोर प्रेगनेंसीज मतलब आपने बच्चे हो गए हैं आपके, आप नहीं चाहते हो कि आपके और बच्चे हों तो आप टर्मिनल करवा लेते हो। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसफर एंड देयर फॉर प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस। ठीक है। जो स्टेलाइजेशन होता है प्रोसीजर फॉर मेल काल वेसेक्टोमी, जो वेसेक्टोमी में मेल स्टेलाइज होता है और ट्यूबेक्टोमी में फीमेल हो जाती है। ठीक है। इन वेसेक्टोमी का आता है स्मॉल पार्ट ऑफ द बास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाई अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है। वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, टाई कर देते हैं स्मॉल इंसिजन से एब्डोमेन थ्रू अ वजाइना। ठीक है। टेक्निक हाईली इफेक्टिव होती है बट नॉट रिवर्सिबल, इज़ वेरी पुअर। जो रिवर्सिबिलिटी इसकी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, क्योंकि एक बार हमने काट दिया, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई वो नेचुरली होती हैं, एक बार निकालनी काट करती तो वो गांठ पड़ गई तो पड़ गई। ठीक है। तो इसलिए ये जो रिवर्सिबिलिटी थी उसकी बहुत ही कम होती है, बहुत ही पुअर होती है, आप ये समझ लो। अब देखो एक और चीज़ है आपके सामने जो मैंने आपको बताया था, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये है आपका एक्ट आया था, अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2017 में, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई इंसेंट। ठीक है। रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन। तो ये क्या किया था, रिड्यूसिंग किया गया था इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक। तो आप फर्स्ट 12 वीक में MTP करा सकते हो। और प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। इन इफ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन हो गया आपका 12 वीक से, तो बट आप इसे करा सकते हो फीवर ऑफ 24 वीक्स में। अगर 24 वीक में भी अगर आप कराना चाहते हो तो हो सकती है। टू रजिस्टर्ड, फिर उसके बाद में आपको 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन फॉर्म बाई गुड फेथ दैट रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट। ठीक है। ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए जैसे होता क्या है इसमें, the प्रेगनेंसी वुड इवॉल्व द रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। अगर आपको कोई भी वुमेन है उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अगर वो इफेक्ट डाल रहा है तब आप इसको करा सकते हो। देयर सेकंड क्या है आपका, देयर इज अ, ठीक है, रिस्क दैट अ चाइल्ड वर बोर्न सफ़र फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड सीरियस हैंडीकैप्ड। अगर अगर सेकंड केस में क्या होगा, अगर बच्चा आपका कैसा है, हैंडीकैप है या फिर मेंटल एबिलिटी है उसमें, तो भी आप इसको MTP को करा सकते हो। फर्स्ट केस में अगर फीमेल को कोई मेंटली या फिजिकली अगर वो है चीज़ें ख़राब लग रही हैं तब भी वो फीमेल करा सकती है उसको। ठीक है। अगर आप 24 वीक में कराओगे तो आपको दो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 12 वीक में करा रहे तो एक डॉक्टर से ही काम चल जाएगा। तो MTP के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना इसमें। जो मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। और इसमें पर ईयर क्या कहते हैं 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म होती हैं। ठीक है। और सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल किया था इसको MTP को 1971 में। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। फिर आते हैं आपका STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो कुछ देखो जैसे होते हैं, फर्स्ट आपका हो गया, इन्हें हम वेनेरियल डिजीज़ भी बोलते हैं, BDV के नाम से जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी जानते हैं। तो जो डॉक्टर्स की भाषा होती है वो होती है वेनरल डिजीजेस। ठीक है। VD से नाम से जान जाते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया आपका गोनोरिया, फिर सिफिलिस, उसके बाद में जेनिटल हर्पीस, फिर क्लेमाइडियास। ठीक है, क्लेमाइडियासिस, और जेनाइटल वार्ड्स, फिर ट्राइकोमोनासिस। ये सारी आपकी होती हैं STDs। और हेपेटाइटिस B हो गया आपका, सबसे डेंजर होती है ऑफ कोर्स, मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन देयर रिसेंट ईयर्स, HIV लीडिंग टू एड्स। सम कॉमन STDs होती हैं। Among these HIV infection are most dangerous and discussed in detail चैप्टर 8 में आप डिस्कस करोगे AIDS को। फिर देखो सम ऑफ these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments etc. इनसे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या फिर ट्रांसमिट हो सकता है। With infected person, transfusion of blood from
इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, और ये ट्रांसमिटेड ब्लड्स के थ्रू भी फीटस में फैल सकता है मदर से। एक्सेप्ट फॉर, देखो कुछ होती हैं जैसे एक्सेप्ट इन्हें छोड़ दो, हेपेटाइटिस बी को, जेनिटल हर्पीस को छोड़ के और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल होती हैं, डिटेक्टेड होती हैं अर्ली। अगर इन्हें डिटेक्ट कर ले तो आप अर्ली, तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। सबसे पहले जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो इचिंग होंगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग भी हो सकती है इन द जेनिटल रीजन्स में। ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल्स में बी ऑफन अ asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stage of infections and a social stigma attached to the STI। थोड़ा बड़ा कर ले रही मैं इसको। देखिए, deter the infected person from going a timely detection or proper treatment लेना चाहिए। this could be lead to completion of later and pelvic inflammation भी इससे हो जाता है। अगर आप लेटर करते हो तो डिले कर देते हो या फिर दिखाते नहीं हो टाइम पे, तो pelvic infection भी हो सकता है, डिजीज हो सकती है, PID जिसे बोलते हैं, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ, और इससे क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अगर आप लेटर दिखाते हो, अगर आप डिले कर देते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही है, कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा सब, तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अगर इन केस नहीं करते हो तो आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, जैसे PID बोलते हैं हम। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का मतलब होता है पेल्विक रीजन में आपको बहुत ही घातक डिजीज़ हो सकती है। उससे क्या है, जैसे अबॉर्शंस आपकी हो जाएंगे, स्टिल बर्थ नहीं होगी आपकी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपकी जो जैसे इम्प्लांटेशन होता है ना, इम्प्लांटेशन होगा वो अदर देन यूट्रस होगा। यूट्रस में वैसे जनरली इम्प्लांटेशन होता है, तो आपका फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, वो भी डक्ट में हो जाएगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी, इवन कैंसर भी हो सकता है आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। STI एज मेजर ट्रीट टू हेल्दी जो सोसाइटी होती है, देयर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन के लिए, क्योर ऑफ डिजीज एंड गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थ्रू ऑल पर्सनस आर वनरेबल। ठीक है, vulnerable of these infections, their incidence and reported by a very high among persons in the age group, जैसे 15 to 24 के जो बीच के बच्चे होते हैं या फिर लोग होते हैं उनके बीच में ज़्यादा होती है ये। तो द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, ठीक है, आप भी बिलोंग कर रहे हो इस एज ग्रुप में, आई एम ऑल्सो, तो देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, there is no reason to panic, precaution prevention is possible, one could be free of these infections following a simple steps। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इवन मेरे लिए भी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको अवॉइड सेक्स करना है विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स। आपको अननोन पार्टनर के साथ में सेक्स को अवॉइड करना है, और मल्टीपल पार्टनर्स जैसे होता है ना कि आप एक के साथ कर लिया, फिर दूसरे के साथ में, फिर तीसरे के साथ में, चौथे के साथ में, तो मल्टीपल पार्टनर के साथ में अवॉइड करना है सेक्स को, और अननोन पार्टनर के साथ में भी आपको अवॉइड करना है। फिर देखिए सेकंड आपका ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस। अगर आप कोइटस कर भी रही हो तो आपको कॉन्डोम का हमेशा यूज़ करना होता है। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, इन केस ऑफ डाउट अगर आपको हो रहा है इन केस, तो वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको डाउट होता है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, STD वगैरह इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको डॉक्टर के पास में एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, और अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, और डायग्नोस करना चाहिए डिजीज़ का कौन सी हमारी डिजीज़ हुई है हमें। फिर आते हैं इनफर्टिलिटी पे, आपका चैप्टर कम्प्लीटली होने वाला है थोड़ी देर में। तो इनफर्टिलिटी होती है बेटा वो कपल्स जो 1 साल के अंदर उनका बच्चा नहीं हुआ है, तो उनको हम इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिना इनफर्टिलिटी के बात किए इनकम्प्लीट है। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ठीक है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड sexual cohabitation. The reasons for this could be many physical
कोजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल सॉरी हो सकता है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड, मतलब इंडिया में क्या होता है, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं इनफर्टाइल कपल में तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, कि एक कपल चाइल्डलेस है तो वो फीमेल की वजह से ही है। बट मोर ऑफन देन नॉट, मतलब ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि फीमेल ही हर बार मतलब क्या हो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो कि बच्चे इसलिए नहीं हो रहे हैं। द प्रॉब्लम लाइज टू मेल पार्टनर भी हो सकती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड corrective treatment of some these disorders and enable these couples to have child. However, when such corrections are not possible, the couples could be assist कर सकते हैं। अगर आप इम्पॉसिबल हो रहा है, नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो आप क्या करते हैं, असिस्ट कर सकते हैं चाइल्ड को टू हैव चाइल्ड थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली कॉल्ड आर्ट, या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से। तो आर्ट में कौन सी टेक्निक आती हैं आपकी, पहली आ जाती है आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी इंडिया में ये, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का चाइल्ड है ये, ठीक है। तो IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन सच एज बॉडी में जो सिमिलर कंडीशन होती हैं उसमें बाहरी हम आउटसाइड बॉडी की फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो ET बोलते हैं। इन इज वन ऑफ द सच मेथड। इन दिस मेथड पॉपुलर जो आपका पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, प्रोग्राम भी बोलते हैं, ओवा फ्रॉम द वाइफ ऑन डोनर फीमेल और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड ऑन डोनर मेल कलेक्टेड फ्रॉम द इंड्यूस्ड ऑफ जायगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस द लेबोरेटरी, ठीक है। द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, आप क्या करते हो, जायगोट है, अगर आपको जायगोट क्या करना है, विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर अगर आप कंसिडर करते हो ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब, तो इसको बोल देते हैं हम जिफ्ट मतलब जेड से जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर द एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। उसके बाद में टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, उसके बाद में वो अपने जो यूट्रस है उसी में कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है। एम्ब्रियोज formed by in vivo fertilization fusion of gametes with the female also called be used to such transfer assist to those females who cannot conceive। और ये किसके लिए भी किया जाता है, ये उसके लिए भी किया जाता है जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है चाइल्ड को। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आपका फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है, इन विट्रो में क्या होता है बाहर किया जाएगा आउटसाइड द फेलोपियन ट्यूब, और इन वीवो प्रोसेस में इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। फिर देखिए ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फेलोपियन ट्यूब, जिफ्ट बोलते हैं इसको। तो गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमीट को आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो डोनर फीमेल से। अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, मतलब जो ओवम को रिलीज नहीं कर पा रही है बट कैन प्रोवाइड, लेकिन वो प्रोवाइड कर सकती है सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो आपकी जो लेडी है वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है लेकिन वो ओवम को रिलीज नहीं कर पा रही है। एंड फर्दर डेवलपमेंट अनदर मेथड ऑफ अटेम्प्ट, देखो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस होते हैं एंड ICSI भी बोलते हैं। अनदर स्पेशल प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन अ लेबोरेटरी इन सच इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू अ ओवम, ठीक है। इनमें क्या करते हैं कि सीमेन को ले लेते हैं और डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करा देते हैं स्पर्म को। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी और मेल पार्टनर और inseminate the female due to very low sperm count or ejaculated could be correctly artificial insemination। अगर किसी को जैसे कोई भी मेल है तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ही वेरी लो स्पर्म काउंट है, तो इसकी वजह से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कराते हैं। जैसे होता क्या है कि डोनर का स्पर्म सीमेन ले लेते हैं और उसी से इंसर्ट करा देते हैं फीमेल के ओवम में, ठीक है। इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड देयर फ्रॉम हस्बैंड डोनर हेल्दी और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना इनटू द यूट्रस, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोल देते हैं, उसके बाद में हम सेट करा देते हैं यूट्राइन डिवाइस में। फिर देखिए थ्रू, अब देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो थ्रू ऑप्शंस आर मैनी, ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारे हैं। ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड
एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और रिक्वायर पड़ती है हाईली एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग, ठीक है। मतलब आपका डॉक्टर ना वेल क्वालिफाइड होना चाहिए इस फील्ड में, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट कहला जाते हैं, ऐसे ऐसे गायनो कहते हैं इन्हें, गायनोकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। देयरफॉर डॉक्टर्स को गायनो को बोलते हैं, जैसे गायनी बोलते हैं डॉक्टर्स को, ठीक है। देयरफॉर these facilities are presently available only a few centers में in the country, और obviously their बेनिफिट्स होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के लिए अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये मेथड्स। तो कुछ कुछ कपल होते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ कपल होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इमोशनल और रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट होते हैं इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स, ठीक है। सिंस द सॉरी कहाँ पे गए हम, सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर टू हैव चाइल्ड, इसका अल्टीमेट जो वो होता है, एम होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, चाइल्ड को देने का होता है, कि एक कपल पे जो इनफर्टाइल कपल है उसको चाइल्ड मिल पाए। इन इंडिया वी हैव अ सो मैनी ऑफनेट होते हैं, बहुत सारे ऑफनेज भी हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। एंड डेस्टिट्यूट चाइल्ड भी होते हैं, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी, वो क्या है, वो आपको लग रहा है कि वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे, मेच्योरिटी तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अनलेस टेकन केयर ऑफ, मतलब उनकी केयर नहीं हो पा रही है। आवर लॉज परमिट करता है लीगली अडॉप्शन, उनको अगर जो अपने लॉ हैं वो लीगली अडॉप्शन कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो उन्हें। एंड इट इज़ एज येट वंस ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, मतलब अगर आप उनके सबको नहीं मिल रहे हैं तो आप, एक केस ये भी है कि आप ऑफनेस में जाके, जो ऑफनेस होते हैं उनमें भी जा सकते हो, उनसे वहाँ से बच्चे लेके आ सकते हो। अगर आपको ऐसा पेरेंट ही बनना है, पेरेंटहुड बनना है, तो आप वहाँ जा सकते हो। और कौन से होते हैं और लॉ होते हैं, वो लीगली वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो गरीब हैं, घूम रहे हैं, ऐसे ही डाल जाते हैं कुछ लोग बच्चों को कचड़े में, तो वहाँ से भी आप ला के उसे लीगली अडॉप्ट कर सकते हो। तो ऐसे भी आप पेरेंट बन सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे मेथड ही आपको, मतलब एक्सपेंसिव है काफ़ी, तो ये सारे मेथड आपको करवाने पड़ेंगे। अगर आपको इनके अपना ही खून चाहिए भाई, तो आपको करवाने पड़ेंगे, पैसे वैसे नहीं देखने पड़ेंगे, फिर तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। अगर नहीं है, अगर आपकी फैमिली ने अलाउ कर दिया है कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप अपने ऑर्फनेज में चले जाओ, वहाँ से कोई बच्चा ले लो, मे बी चाइल्ड और मे बी बेबी गर्ल या फिर मे बी बेबी बॉय, ओके। उसको भी एक पेरेंट, मेरी सोच है कि उसको भी एक अच्छे पेरेंट मिल सकते हैं, उसे भी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, उसे भी एक अच्छी लाइफ मिल सकती है आपके थ्रू, तो क्यों नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर सो मच। अगर आपको कैसा लगा चैप्टर मुझे ज़रूर बताना, चैप्टर कैसा था, और इसके क्वेश्चंस भी हम जल्दी से कर लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।